बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये मेरी फर्स्ट वीडियो की कंटिन्यूएशन में है जिसमें मैं आपको एक्सपोर्ट के बारे में बता रहा था कि एक्सपोर्ट का क्या पर्पस क्या होता है और उसका जो है क्या बेनिफिट्स क्या होते हैं और किस चीज़ पे बेस करता है। हमने ये डिस्कस किया कि ये बेसिकली सेल कॉन्ट्रैक्ट जो है बायर और सेलर का वो बेसिस होती है एक्सपोर्ट की, तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट्स का जो हम कह रहे थे कि जो पेमेंट्स जो है वो आती हैं तो वो किस तरह से ये हैंडल होती हैं एक्सपोर्ट में पेमेंट्स। यहाँ पे बैंक्स का रोल आता है पेमेंट्स को जो है वो हैंडल करने में। बेसिकली जो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनको रेगुलेट करती है थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। इस एक्ट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो है वो रेगुलेटर बनाया गया है। वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के बिजनेस को वो रेगुलेट करता है और स्टेट बैंक ने आगे बैंक्स को अपने ऑथोराइज डीलर्स बनाया हुआ है जो स्टेट बैंक के बिहाफ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शंस को हैंडल करते हैं और उसमें जो फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन करेंसीज जो इन्वॉल्व हैं उनकी डीलिंग को हैंडल करते हैं। अब एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा था, तो एक्सपोर्ट का पेमेंट्स का जो प्रोसीजर है वो इस तरह से होता है कि जो जैसे ये एक्सपोर्टर एक पाकिस्तानी एक्सपोर्टर है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, सपोज यूके में कर रहा है या किसी यूरोपियन कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जिस इसमें एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों के बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। एक्सपोर्टर का बैंक जो है, एक्सपोर्टर का भी अपने बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है और इसी तरह जो इंपोर्टर है दूसरे कंट्री में बैठा हुआ जो यूके में या यूरोपियन किसी कंट्री में या कहीं भी किसी कंट्री में, उसका भी अपने बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। अब होता ये है कि देखिए जैसे जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर है उसका तो अपने बैंक में पाकिस्तानी रुपीज़ का अकाउंट होगा। इसी तरह जो इंपोर्टर है वहाँ पे किसी कंट्री में बाहर बैठा हुआ यूरोप में या यूके में या यहाँ पे भी, उसका वहाँ की जो करेंसी है उसमें अकाउंट होगा। सपोज मैं मिसाल दे रहा हूँ कि सऊदीया का एक्सपोर्टर है तो वहाँ का सऊदीया की करेंसी है रियाल, सऊदीया का बायर है, सऊदीया की करेंसी है सऊदी रियाल। तो नॉर्मली जो इंटरनेशनल ट्रेड जो होती है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, वो 3 करेंसीज में होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये मोस्ट डिमांड है, डॉलर, यूरो और पाउंड, ये इंटरनेशनली इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। यानी कि आप कहीं से किसी कंट्री से जब आप इंपोर्ट करने जाते हैं तो वो आगे आपको इन 3 करेंसीज में से किसी करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जब हमारे एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं तो वो भी इन्हीं 3 करेंसीज में से किसी करेंसी में जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, या वो डॉलर में एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं या वो यूरो में और या पाउंड में। तो यहाँ पे स्टेट बैंक का रोल ये है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टेट बैंक को ऑथोराइज किया है कि कोई भी एक्सपोर्ट की अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो एक्सपोर्टर का जो बैंक है और इसी तरह जो इंपोर्टर का जो बैंक है जो इसमें इन्वॉल्व है, वो इंपोर्टर ये सब ने आगे जो डॉलर की जो पेमेंट्स हैं उनके लिए वर्ल्ड वाइड यूएसए में एक सेटलमेंट का बना हुआ है यूनिट, वहाँ डॉलर्स की पेमेंट यूएसए से सेटल होती है। इस तरह हर कंट्री के जो बैंक्स हैं उन्होंने यूएसए में अपने डॉलर के अकाउंट्स रखे हुए हैं जहाँ से पेमेंट्स जो है वो लेन देन होता है पेमेंट्स का। यानी जो इंपोर्टर का बैंक होता है, जैसे मैंने सऊदीया की मिसाल दी, तो सऊदीया के बैंक का भी यूएसए में अकाउंट होगा डॉलर में किसी बैंक में, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर है उसका जो बैंक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ बैंक अल-फलाह है, तो बैंक अल-फलाह का भी वहाँ पे यूएसए में किसी बैंक के साथ अकाउंट है डॉलर में, तो वहाँ पे वो बैंक्स की फिर सेटलमेंट होती है डॉलर्स में। यानी जो इंपोर्टर का बैंक है और जो एक्सपोर्टर का बैंक है वो यूएसए में वो पेमेंट्स को सेटल करते हैं
और इस तरह से ये पेमेंट सेटल होती हैं। और जो फिर एक्सपोर्टर के बैंक को जो उसका यूएसए का जो जिस बैंक में अकाउंट होता है, जिसको कोरेस्पोंडेंट बैंक कहते हैं, यानी कि जो मैंने आपको मिसाल दी कि अगर एक्सपोर्टर का यहाँ पे बैंक अल्फला में अकाउंट है, तो बैंक अल्फला का अगर यूएसए में जिस बैंक में अकाउंट है, सपोज मैं मिसाल देता हूँ कि वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यूएसए है या वो हबीब अमेरिकन बैंक यूएसए है, तो वहाँ पे जो सऊदी कस्टमर है, सऊदी कस्टमर का बैंक, सऊदीया का कोई बैंक है फर्ज करें, उसका जो अमेरिका में जिस बैंक में अकाउंट है, वो मैं मिसाल देता हूँ कि वो है, वो हम मिसाल ले लेते हैं कि वो हबीब अमेरिकन बैंक है। तो हबीब अमेरिकन बैंक जो है वो बैंक अल्फला का जो करस्पॉन्डेंट है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, उसके साथ उधर पेमेंट सेटल कर देता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास बैंक अल्फला के अकाउंट में उधर वो डॉलर की अमाउंट डिपॉजिट रहती है। ठीक है, बैंक अल्फला ने अब जब कभी कोई पेमेंट्स करनी हो आगे अपनी इंपोर्ट्स की ट्रांजैक्शंस की, तो वो उस पेमेंट को यूज़ कर सकता है अपने वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अकाउंट में जो उसके यूएसए में डॉलर्स पड़े होंगे, तो वो अपनी इंपोर्ट्स की पेमेंट को वहाँ से मैनेज कर सकता है। इस तरह से डॉलर की पेमेंट्स जो है यूएसए में मैनेज हो रही होती हैं। इसी तरह जो दूसरी करेंसीज हैं, पाउंड की पेमेंट्स जो हैं वो यूके में मैनेज होती हैं, और यूरो की जो है बेल्जियम से मैनेज होती हैं। तो ये तो थी मेरी पेमेंट्स की सेटलमेंट के बारे में वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।